प्रखर अकेडमी प्रेजेंट्स। आज का जो थॉट है वो है एम्बिशन इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, द सेकेंड स्टेप इज एक्शन। देखिए, आप लोगों ने पहला स्टेप तो पूरा कर ही लिया है कि अगर आपने सोचा है कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है या वट एवर इज योर गोल, आप स्टडी के लिए अगर आए हैं तो यानी एम्बिशन जो है वो आपके पास है। स्टिल आपको करना क्या है? आपको उसके लिए काम करना शुरू करना है, यानी एक्शन भी जरूरी है। जितना इंपॉर्टेंट कोई थॉट होती है उससे भी इंपॉर्टेंट क्या होती है उसकी एप्लीकेशन। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कि आपको रिजल्ट में कन्वर्जन नहीं मिलेगा। चलिए इसी थीम के साथ हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो ये कौन है? मीराबाई चानू। 4 या 5 घंटे पहले की खबर है। 49 किलो कैटेगरी में भारत के लिए पहले ही दिन मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित किया है। द हिंदू ने उसे कवर भी किया है। प्रेसिडेंट पीएम कॉन्ग्रेचुलेट द मीराबाई चानू फॉर इंडियाज फर्स्ट मेडल एट टोक्यो। ये आप देख सकते हैं, ये हैं आपकी मीराबाई चानू जिन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में ये मेडल जीता है। मीराबाई चानू सेलिब्रेट ऑन द पोडियम आफ्टर द विनिंग सिल्वर मेडल in the women's 49 kg weightlifting event at 2020 Summer Olympic, July 24, 2021. Chanu ended India's 21-year wait for a weightlifting medal at Olympics. President Ramnath Kovind on July 24 congratulated Mirabai Chanu for winning a silver medal in weightlifting in the Tokyo Olympic. इससे पहले किन्होंने जीता था? अगर आपको याद हो तो कर्णम मल्लेश्वरी थी शायद। तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द मीराबाई चानू फॉर स्टार्टिंग द मेडल टैली फॉर इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 बाय विनिंग द सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग, मिस्टर कोविंद ट्वीटेड। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया और बहुत सारे लोगों ने उन्हें बधाई दी, जैसे अनुराग ठाकुर हो गए आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और इससे पहले किरेन रिजिजू थे, उन्होंने भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। इसी तरह से जो अभिनव बिंद्रा हैं, आप जानते होंगे अभिनव बिंद्रा को, तो अभिनव बिंद्रा ने भी, जो फॉर्मर शूटर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया है। साक्षी मलिक ने, शिवालिंगम ने, और इसी तरह बहुत सारे लोगों ने, जैसे क्रिकेट के क्षेत्र से आपके वीवीएस लक्ष्मण हो गए, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर और आपके वीरेंद्र सहवाग, तो सभी लोगों ने उन्हें क्या किया है, ट्वीट करके बधाई दी है और बधाई का तांता लगा रहा। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मिस चानू 26 एंडेड इंडियाज 21-year wait for a weightlifting medal at the Olympics by clinching the silver medal in the 49 kg category to open the country's account in Tokyo on जुलाई 24। जब मैंने खबर लिखी थी उस वक्त भारत शायद 7वें नंबर पर था जो तालिका होती है उसमें, एक सिल्वर मेडल के साथ, और चाइना टॉप पर था जिसके पास 3 मेडल थे। चलिए खैर, 26 old लिफ्टेड अ टोटल ऑफ 202 kg। टोटल उन्होंने 200 किलोग्राम उठाया है, 87 kg प्लस 115 टू बेटर कर्णम मल्लेश्वरीज ब्रॉन्ज इन 2000 सिडनीज ओलंपिक। आपको पता ही होगा 2000 में क्या था, 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग के अंदर पहली बार कांस्य पदक जीता था। उनसे अपडेटेड वर्जन हो गए। देखिए, हर मेडल का अपना इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन हमने अपग्रेड किया है अपने आप को और हम सिल्वर मेडल को अचीव कर पाए पहले ही दिन, एक बड़ी बात है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं कम वीडियोस अपडेट कर पा रहा हूं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। आप ये समझिए, ऐसे 2 वीडियो शायद मैं डालूंगा, तो उसमें क्या है कि पूरे वीक में अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, कुछ छूट गया है, तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका कोई भी प्रश्न तकरीबन छूटने वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहां बनाया गया? तो ये बनाया गया है नेदरलैंड में, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, आपने सुना होगा। ये है पुल। अब ये क्या है, ये 3D प्रिंटिंग से बना है, जिसे 4 रोबोट्स ने मिलकर बनाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर 4500 किलो का ये स्टील ब्रिज है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाया गया है। इसके डिजाइन से लेकर तैयार करने का काम रोबोट ने किया है
और 45 किलो की स्टील से इसे तैयार किया गया, जो एम्स्टर्डम की सबसे पुरानी नहर पर लगाया गया। ब्रिज को तैयार करने वाली जो कंपनी है, जिसका नाम है उस कंपनी ने MX3D जो है, उसने कहा है कि 15 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया था और 18 जुलाई से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। 12 मीटर लंबे इस ब्रिज को 4 रोबोट्स ने मिलकर बनाया है। इसे तैयार करने में तकरीबन 6 महीने का वक्त लगा है और इसके बाद ब्रिज को नाव की मदद से लाया गया, फिर क्रेन से इसे नहर पर रखकर फिट किया गया है। ठीक है, इसे तैयार करने वाली कंपनी का कहना है कि ब्रिज से जुड़ा हुआ जो भी डेटा है, वो सारा डाटा जो है वो उस कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा, जिससे कि इसी प्रकार का अगर दूसरा ब्रिज बनाना हो तो उस डाटा का इस्तेमाल करते हुए हम अगला ब्रिज बना सकते हैं। इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, जिससे क्या है, जैसे किसी व्यक्ति के जो टेस्ट कराते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट कराया या फिर आपकी अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है, जैसे MRI कराई है, तो उससे पता लगता है कि बॉडी में क्या हो रहा है। सेम चीज है कि जो आपका ब्रिज है, तो ब्रिज डैमेज हो रहा है या ठीक है, उसके लिए सेंसर्स लगे हुए हैं और उन सेंसर्स के बेसिस पर क्या किया जाएगा, तकरीबन 12 के करीब सेंसर्स हैं, जो उसके तापमान के घटने बढ़ने पर उसका क्या फर्क पड़ेगा या बाकी चीज़ों से क्या फर्क पड़ेगा, उन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे और इससे क्या होगा, अगर वो डैमेज भी होने लगेगा तो उसके बारे में पहले से अलर्ट जारी किया जा सकता है। तो डैमेज होने से पहले अलर्ट जारी किया जा सकेगा। ब्रिज के डिजिटल मॉडल पर काम करने वाले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मार्क गिरोलामी का कहना है कि अक्सर इंजीनियर्स ब्रिज के डैमेज होने के खतरे पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हमने उस पर भी ध्यान दिया है और भविष्य में ऐसा होने पर डैमेज होने से पहले ही अलर्ट जारी हो जाएगा। ब्रिज से जुड़े हुए इंजीनियर्स इस मॉडल का अध्ययन कराएंगे और पता लगेगा इससे कि 3D प्रिंटेड स्टील का इस्तेमाल करके बड़ी बिल्डिंग्स भी तैयार की जा सकती हैं या नहीं। गिरोलामी कहते हैं कि 3D प्रिंटेड स्टील काफ़ी मजबूत होती है, हालांकि यह निर्भर करता है कि इसकी प्रिंटिंग कैसे की गई है। ठीक, अब बात आती है कि ये 3D प्रिंटिंग होती क्या है। तो जैसे आपका प्रिंटर होता है, बिल्कुल उसी तरह से 3D प्रिंटिंग जो निर्माण हुआ है, वो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल चीज़ों को बनाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप जानते होंगे, हर चीज़ 3 डायमेंशनल ही होती है, क्योंकि उसकी कुछ लेंथ होती है, कुछ ब्रेथ होती है और कुछ उसकी विड्थ होती है। ठीक है, तो हाइट आप कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो होती है वो 3D प्रिंटर से तैयार की जाती हैं। एक साधारण प्रिंटर में जैसे इंक और कागज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन 3D प्रिंटर की मदद से आप जो कुछ भी तैयार करते हैं, जो भी आकार आपने बनाया, रंग बनाया, डिज़ाइन बनाया, वो सब तय करते हैं और एक बार जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो वो डेटा है हम फीड कर देते हैं मशीन के अंदर और इसके बेसिस पर उसे रोबोट्स के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सिक्किल आर भास्करन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वो कौन थे? वो एक वायलिन वादक थे। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं उनको, ये मिस्टर भास्करन थे, लेट भास्करन। टोक्यो ओलंपिक 2020 कब आयोजित किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आयोजित होगा या हो गया है 23 जुलाई 2021 को हो चुका है। ठीक है, कोरोना महामारी के कारण 2020 में होने वाला यह ओलंपिक 23 जुलाई 2021 को जापान में प्रारंभ हुआ, जो चलेगा कब तक? 2 अगस्त 2021 तक चलेगा। ये कौन सा नंबर का ओलंपिक है? तो ये 32वें नंबर का ओलंपिक है। इसका जो शुभंकर है, मैस्कॉट, वो मराइटोवा है, ये मराइटोवा है। और दूसरा पैरा ओलंपिक का जो है वो है सोमाइटी। ठीक है, दो है, एक तो आपका समर और एक आपका सॉरी, समर का तो है ही, और साथ ही साथ पैरा ओलंपिक का जो है, तो समर का जो है उसके लिए तो मराइतोवा है और जो पैरालंपिक है उसका है सोमाइटी। ओलंपिक सबसे पहले कब शुरू हुए थे? अगर कोई ये प्रश्न पूछ ले आपसे तो आप बताएंगे ग्रीस की राजधानी एथेंस में सन 1896 में 1896 में इसको शुरू किया गया। किस राज्य के द्वारा ट्रांसजेंडर्स को नौकरी में 1% का आरक्षण दिया गया है? लेटेस्ट न्यूज है, कर्नाटका। डीआरडीओ ने कौन सी 2 स्वदेशी मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो मैं आपको बता दूं, एक है आपकी आकाश एनजी और एक है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडिजिनस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। द सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट of the missile marked a major boost for the Narendra Modi's government Atmanirbhar Bharat campaign and would strengthen the Indian Army, DRDO said.
DRDO said the missile hit the target in direct attack mode and destroyed the same with precision, यानी बहुत एक्यूरेसी के साथ उसने अपने टारगेट को हिट किया है. द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन वेडनेसडे सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इंडिजिनसली develop the low weight fire and forget मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. आप समझ रहे हैं ना, दागो और भूल जाओ. जब वो कहते हैं आपसे फायर एंड फॉरगेट, यानी होता क्या है कि जैसे कोई गर्म चीज है तो एक, आप ये समझिए कि जैसे कोई चीज चल रही है, कोई मशीन चल रही है तो बट ऑब्वियसली वो गर्म हो जाएगी. जैसे कोई जहाज है, कोई जहाज चल रहा है तो बट ऑब्वियसली वहां पर हीट होगी. तो उस हीट के बेसिस पर टारगेट डिसाइड किए जाते हैं. और इसी तरह से गाइडेड मिसाइल काम करती है, यानी वो क्या करती है, उस थर्मल एक्सपोजर का काम को डिटेक्ट करते हुए टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है. तो इसमें क्या होता है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो डेवलप की गई है, जिसे हम MP-80GM के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसी का शॉर्ट फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. द मिशन मार्क्ड अ मेजर बूस्ट फॉर द नरेंद्र मोदी. मैं बता चुका हूं इसके बारे में. अकॉर्डिंग टू ANI इनपुट्स, द मिसाइल वाज launched from a man-portable launcher integrated with a thermal sight, and the target was mimicking a tank. It hit the target in direct attack mode and destroyed the same with precision, the DRDO said, adding the test has validated the minimum range successfully. All the mission objectives were met. The missile has already been successfully flight tested for the maximum range. The missile is incorporated with the state-of-the-art miniaturized infrared imaging seeker along with the advanced avionics. The premier defense research and development body said in a statement. तो मेरे ख्याल से मैंने ये सारी बातें बताई दी आपको. जो मेन बात है वो ये है, according to a report in Man, the man-portable missile is launched using the tripod designed for a maximum range of 2.5 km with a launch weight of less than 15 kg. Its controlled flight tests have been successfully carried out while guided flight tests are planned. एक और बात जो मैंने दूसरी बताई थी आपसे, the DRDO also successfully flight tested the new generation Akash missile, Akash NG, यानी न्यू जनरेशन, अ सरफेस टू एयर मिसाइल. कोई पूछ भी सकता है आपसे कि आप ये बताइए कि ये मिसाइल काम कैसे करती है, तो ऑप्शन दे सकते हैं आपको, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, या एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, कुछ भी दे सकते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है. फ्रॉम इंटीग्रेटिंग टेस्ट रेंज ITR ऑफ द कॉस्ट ऑफ ओडिशा ड्यूरिंग द डे. चलिए है अगले प्रश्न पर आते हैं जो इंपॉर्टेंट है. आंध्र प्रदेश में कितने स्मारकों को आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किया गया? तो ये 3 है. आदर्श स्मारक योजना, स्मारक तो आप समझते होंगे जी, के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में 3 स्मारकों की पहचान की गई है. इन स्मारकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इन्हें और अधिक पर्यटक अनुकूल स्थल बनाया जाएगा. इसमें मुख्य बिंदु क्या है? केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी घोषणा की. आदर्श स्मारक योजना के तहत श्रीकाकुलम के सालीहुंडम में बौद्ध अवशेष, ये याद रखना है आपको, गुंटूर में नागार्जुन कोंडा और अनंतपुर में वीरभद्र मंदिर, जिसे हम लेपाक्षी के नाम से भी जानते हैं, के स्मारकों का चयन किया गया है. उन्हें कैफेटेरिया, वाईफाई, ब्रेल साइनेज, इंटरप्रिटेशन सेंटर, रोशनी आदि की विभिन्न व्यवस्थाओं या विभिन्न सुविधाओं के द्वारा सुसज्जित किया गया है. आज की डेट में अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में 135 ऐसे साइट हैं जो केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक हैं और उन्हें नियमित रूप से विभिन्न अपग्रेडेशन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. आदर्श स्मारक योजना, यह योजना संस्कृति मंत्रालय, पूछ सकता है कोई कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है. इसके द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई और इस योजना के तहत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर आगंतुक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. यह योजना देश में संरक्षित 100 स्मारकों के रखरखाव और विकास के लिए की जा रही है. हाल ही में भारत के जो विदेश सचिव हैं, जिनका नाम हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, वो किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं या गए? तो वो ब्रिटेन की यात्रा पर गए हुए हैं. एरियल हेनरी किस देश के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो हैती के बने हैं. S-500
एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये रशिया के द्वारा किया गया है। हाल ही में पेरू इवेंट में रुबीना फ्रांसिस ने कौन सा मेडल जीता है? तो रुबीना फ्रांसिस ने जीता है गोल्ड मेडल, और ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की अकेली जिम्नास्ट जिनका नाम प्रणीति नायक है, वो किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो वो हैं पश्चिम बंगाल की। मटेरियल नेक्स्ट 2.0 का विजेता किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। सीएम बाल सेवा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा की जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते अपने माँ बाप या अभिभावक को खोने वाले अनाथ बच्चों के लालन पालन के उद्देश्य से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया, और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने योजना के तहत प्रदेश भर से चिन्हित किए गए 4,050 अनाथ बच्चों के अभिभावकों को बैंक खाते में प्रति माह 4,000 रुपये के हिसाब से 3 महीने का 12,000 रुपये का ट्रांसफर किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी एक नई योजना को शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कोरोना के अलावा, ये चलिए छोड़िए, ये बहुत लंबा हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, 600 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली जो मैंगलेव ट्रेन है, उसका संचालन किस देश ने किया है? तो ये किया है चाइना के द्वारा, चीन के द्वारा किया गया। ये है आपकी मैंगलेव, और मैंगलेव जो है ये फास्टेस्ट ट्रेन है, एक तरह से ट्रेन ही समझिए। चाइना अनवेल्ड a maglev train capable of the top speed 600 km per hour on Tuesday. State media said the maximum speed would make the train self-developed by the China and manufactured in the coastal city of Qingdao, the fastest ground vehicle globally. Using electromagnetic force, the maglev train levitates above the track with no contact between the body and rail. बेसिकली देखिए, आपको पता होगा कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहां पर वही हो रहा है। यहां रिपल्शन काम कर रहा है, क्योंकि अगर अट्रैक्शन काम करेगा तो ट्रेन चिपक जाएगी, ठीक है। तो यहां रिपल्शन काम कर रहा है, जिसमें नीचे वाली प्लेट और ऊपर वाली प्लेट के बीच में रिपल्शन है, इसीलिए वो उसको आसानी से क्या है, वो आगे की तरफ फेंक रही है या आगे की तरफ धकेल रही है, जो एक रेल के ऊपर यानी एक पटरी के ऊपर चलना और आसान बना देती है और स्मूथ बना देती है। इसीलिए वो आसानी से कम एनर्जी यूज करते हुए इसको आसानी से चलाया जा सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना है, मैंने बता दिया इसके बारे में। चलिए आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? बान की मून बने हैं। इंटिटा जो इनोवेटर अभियान है वो किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये तेलंगाना राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है। ओलिवर डेमेन कौन है जो आजकल चर्चा में है? तो ओलिवर डेमेन जो हैं वो आपके विश्व के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट बन गए हैं, और यही कारण है कि वो चर्चा में हैं। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट, जिसका नाम फेडी है, लॉन्च किया है? तो ये करने वाला है बैंक फेडरल बैंक। राज्यसभा के उपनेता के रूप में नियुक्त हुए हैं ये मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी जिसका नाम आईओसी है, उसने स्वच्छ ईंधन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा में स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे पॉल्यूशन यानी कि आपका जो प्रदूषण है उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो ये ओडिशा में है, ओडिशा राज्य में प्रारंभ की गई है। स्पार्क्सन ट्रॉफी विश्वनाथ आनंद ने किसे हराकर जीती है? तो ये स्पार्क्सन ट्रॉफी जीतने वाले विश्वनाथ आनंद है, ये तो आपको पता ही लग गया, लेकिन जीती किसे हराकर है? ये व्लादिमीर क्रेमनिक को। राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, व्यापार एवं वाणिज्य। भारत सरकार ने 19 जुलाई 2021 को देश में रसद आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्र में विभिन्न खिलाड़ियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार की शुरुआत की, और पुरस्कारों की संरचना पर काम करने के लिए रसद संघों और फोरम उपयोगकर्ता उद्योग भागीदारों से परामर्श किया गया है। रसद क्षेत्र को मान्यता देने के लिए पुरस्कार पहल का व्यापक रूप से स्वागत किया गया।
इस पहल से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस गैलरी शीर्षक से लॉजिस्टिक्स में सर्वोत्तम प्रथाओं पर केस स्टडीज की एक लाइब्रेरी का निर्माण भी किया गया या होगा। गैलरी रसद के क्षेत्र में रसद सेवा प्रदाताओं और अंतिम उपयोगकर्ता यानी जो लास्ट कंज्यूमर है, जो फाइनली उसको यूज करेगा, उद्योगों द्वारा किए जा रहे असाधारण कार्यों को प्रदर्शित करेगा। अब अगला प्रश्न आता है, लाला परजन अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य को ही लाला परजन अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना का उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सुरक्षित रखना था। ठीक है। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2020-21 के लिए फीमेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है बाला देवी को। एमलेक्स डिवाइस किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये की है आईआईटी रोपड़ ने। आप देख रहे होंगे हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने काफ़ी कुछ किया है। ठीक है, तो आप इस पर नज़र बनाए रखें। आईआईटी रोपड़ स्टूडेंट्स डेवलप द एमलेक्स, अ डिवाइस दैट सप्लाइज अ रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू द पेशेंट। मतलब पेशेंट को कितना रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का, उतना रिक्वायरमेंट पूरा करेगा ये डिवाइस एमलेक्स। डेवलप्ड बाय पीएचडी स्टूडेंट ऑफ द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड ऑन बोथ पोर्टेबल पावर सप्लाई पे भी यानी बैटरी पे, एज वेल एज लाइन सप्लाई। ये लाइन सप्लाई आपको पता ही कि 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे काम करता है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 पे सेट है। MLEX is designed specifically for oxygen cylinders and can be easily connected between the oxygen supply line and mask worn by patient। तो फोटो PIB इंडिया की है। ओके, आप देख सकते हैं ये है डिवाइस जो यूज़ की जाती है इसके लिए। ठीक है, मैंने इसके बारे में बता ही दिया आपको, तो मुझे नहीं लगता दोबारा से इसको बताना चाहिए। आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल्ड है। अगला प्रश्न आता है, पेरू के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये किसको चुना गया है? पेड्रो कैस्टिलो को, जो पहले एक टीचर रहे हैं। लीमा राजधानी है वहाँ की। और पेड्रो कैस्टिलो द प्रोविंशियल स्कूल टीचर हु promised to restructure the Peru's economy to favor the poor, was confirmed Monday evening as the country's president-elect more than 6 weeks after the election. Peru's electoral agency certified the result of the June 6 runoff, giving the left-wing Castillo 50.13% of the vote over 49.87%। यानी इन्होंने 50.13% जो है वो अचीव किया। ये लेफ्ट विंग से आते हैं यानी वामपंथी हैं कैस्टिलो, और इन्होंने हरा दिया अपने हार्ड राइट अपोनेंट कीको फुजिमोरी को। द टू कैंडिडेट्स वर सेपरेटेड बाय जस्ट 44,000 वोट्स। कितने वोट कास्ट हुए थे? 19 मिलियन कास्ट हुए हैं, उसमें 44,000 का दोनों के बीच में डिफरेंस रहा है। किस राज्य के द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा? देखिए होता क्या है, चीज़ें हो जाती हैं लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है, तो चीज़ों में बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन अगर सर्टिफिकेट इशू होता है कि कोई काम हुआ है, किस समय पर हुआ है, किसने किया है, तो ये आपका किसके द्वारा किया जाएगा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर कौन से मंत्रालय द्वारा वेबिनार आयोजित की गई? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा की गई। मिजोरम के राज्यपाल बने हैं के हरिबाबू। सुपर ब्रेथ क्या है? ये एक टेलीस्कोप है। ठीक है, जो कि बलून के माध्यम से ऊंचाई पर रखा जाएगा और वहां से ये आपको कवर करेगा, मतलब पूरा कवर करेगा, शायद हब्बल को रिप्लेस करे। भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? नोएडा में। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष भारत में कितने बच्चे अनाथ हो गए? तो ये बताया जा रहे हैं 1.2 लाख। RSS बुक के लेखक कौन है, जिसका चाइनीज़ में क्या किया जा रहा है, इसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया जा रहा है? सुधांशु मित्तल। ब्रिक्स के कॉन्टैक्ट ग्रुप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की अध्यक्षता किस देश ने की है? ये भारत ने की है। फास्टर योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो फास्टर योजना भारत के मुख्य न्यायाधीश MV रमन्ना, नथालपति वेंकट रमन्ना जी के द्वारा लॉन्च की गई, और इस योजना के माध्यम से किसी भी आदेश को त्वरित गति से भेजा जा सकेगा। यानी होता क्या है, जैसे अभी कोई केस
पर कोई डिसीजन आया है या कोई आदेश देना है तो उसमें समय लग जाता है। जैसे अब रजिस्ट्री करो या भेजा जाए, भेजने के बाद कुछ समय लगता है, तो ये अब समय ना लगे, नो टाइम लैग, तो है क्या, तुरंत आदेश को त्वरित रूप से फास्ट ट्रैक योजना के तहत भेजा जा सके। हाल ही में मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये कौन है? वैदेही डोंगरे। आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना किस कंपनी के द्वारा प्रारंभ की गई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ये ब्रिस्बेन करेगा। और किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये हैं मालदीव के। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी? लद्दाख में। मेरा दिल था कि मैं बहुत डिटेल बनाऊं, लेकिन समय के अभाव में नहीं बना पाया। कोविड-19 विधवा सहायता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? ये असम राज्य सरकार के द्वारा की है। 5 लाख से कम इनकम होने पर ये सुविधा मिलेगी। द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा की, जिन्होंने मिल्खा भाग, दिल्ली 6, तूफान जैसी फिल्मों के निर्देशक रहे हैं। हाल ही में उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वो एक क्या थे? साहित्यकार। द पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? देखिए, आपको पता होगा जो भी पेंशनर होते हैं उन्हें प्रेजेंट होना होता है किसके सामने? जो आपका ट्रेजरी होती है उसके सामने पेश होना होता है कि भाई मैं जिंदा हूँ, मतलब ये इस बात का सर्टिफिकेट वो देते हैं कि हाँ मैं जिंदा हूँ, जिससे कि उनका फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए उन्हें क्या होता है, पेंशन इशू हो जाता है। तो ये किसने किया है? मेघालय ने एक ऐप लॉन्च किया है। Meghalaya has come up with the mobile app on pensioners' life certificate using the face recognition. Chief Minister कौन है? कॉनराड के संगमा launched the mobile app life certificate verification is a process in which the pensioners of the state government have to appear in front of the treasury officer or pension disbursing authority to prove that they are still alive to receive the pension. Is it clear? चलिए, अभी हाल ही में देखिए ये मुद्दा आया था कि पार्लियामेंट में इसके बारे में बात हुई कि एक मतलब किस राज्य में अज्ञात धर्म समुदाय में 217.8% की वृद्धि देखी गई? तो ये कहाँ देखी गई? तमिलनाडु में। तो वहाँ पर बताया गया कि जो आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में भी तकरीबन 100 कुछ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन अज्ञात धर्म में 217.8% की वृद्धि हुई है। बाकी जो मेन धर्म है आपके, जैसे आपके हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, ईसाई हैं, तो इन सब में भी उतनी वृद्धि नहीं हुई है जो कि एक अज्ञात धर्म है जिसमें कि ये 217.8% की वृद्धि देखी। पूरा डिटेल्ड मैं नहीं बना पाया, मैंने बताया आपको समय के अभाव में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।